आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के 12वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक दिगंत भाग 2 में संकलित संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों को और फिर उन प्रश्नों के संभावित जवाबों को भी जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए आगे चले और देखें। इस पाठ का जो सबसे पहला प्रश्न है उसमें पूछा जा रहा है, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे। आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्त पर स्वीकार करते हैं। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण अन्य लोगों की तुलना में अलग विचार रखते थे। आंदोलन के नेतृत्व के लिए आवश्यक निर्णय के लिए वे अपने सहयोगी समर्थकों और अन्य शुभेच्छुओं की राय को महत्वपूर्ण मानते थे, लेकिन वे निर्णय स्वतंत्र रूप से स्वविवेक से लेना चाहते थे। वे कहते थे कि मैं सबकी सलाह लूँगा, सबकी बात सुनूंगा, छात्रों की बात जितना भी ज़्यादा होगा, जितना भी मेरे पास समय होगा, उनसे बहस करूंगा, समझूंगा और अधिक से अधिक बात करूंगा, लेकिन संघर्ष समितियों का फैसला मेरा होगा। इस फैसले को सभी को मानना होगा, कारण वे आंदोलन की सफलता के लिए नेतृत्वकर्ता के फैसले को महत्वपूर्ण मानते थे। वे निर्णय के अधिकार विहीन नेतृत्व को निरर्थक मानते, क्योंकि इसके अभाव में क्रांति की सफलता संदिग्ध होने का खतरा बना रहता है। क्लियर। अब इसके आगे जो अगला प्रश्न है उसमें पूछा जा रहा है, जयप्रकाश के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास के परिचय दें। इस अवधि की कौन सी बातें आपको प्रभावित करती हैं। तो इसके जवाब में लिखा जा सकता है कि आप लिखेंगे कि जयप्रकाश नारायण बताते हैं कि 1921 में वे पटना कॉलेज में आईएससी के विद्यार्थी थे, लेकिन महात्मा गांधी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े थे। इसी बीच उन्हें फूलदेव साहेब वर्मा के पास प्रयोगशाला में कुछ करने और सीखने के लिए दिया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने सिर्फ इसलिए अपना नामांकन नहीं कराया कि उसे सरकारी अनुदान मिलता था। अंत में उन्होंने बिहार विद्यापीठ से परीक्षा पास की। बचपन में सत्यदेव के भाषण से प्रभावित जयप्रकाश नारायण आगे की पढ़ाई करने अमेरिका चले गए। एक सामान्य परिवार के होने के कारण अपनी ज़रूरतों के लिए वे वहाँ बागानों, कारखानों और उन कारखानों में भी काम किया जहाँ जानवरों को मारा जाता था। कई बार फुर्सत के समय वे रेस्तरां और होटलों में न केवल वेटर का काम किया, बल्कि वहाँ बर्तनों को भी धोया। इससे वे इतना कमा लेते कि 2-4 विद्यार्थी सस्ते में महीने भर खा पी लेते थे। कई साल तक एक ही रजाई में साथी विद्यार्थी के साथ वे सोकर पढ़ते थे। बीए पास करने के पश्चात स्कॉलरशिप मिलने और असिस्टेंट हो जाने के बाद ट्यूटोरियल क्लासेस मिलने से उनकी मुश्किलें थोड़ी कम हुई। अमेरिका प्रवास के समय का उनका यह संघर्ष और लगन सर्वाधिक प्रभावित करती हैं। क्लियर। आगे है कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे कि गुलाम देश के कम्युनिस्टों को वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से स्वयं को अलग नहीं करना चाहिए, कारण वहाँ की आज़ादी का नेतृत्व पूंजीपतियों के हाथ में होता है। उनसे अलग होकर कम्युनिस्टों को अप्रासंगिक होने से बचना चाहिए। यह बात जयप्रकाश नारायण ने साम्यवादी विचारों से सीखा था। अतः उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के बजाय कांग्रेस में शामिल हुए थे। क्लियर। अब इसके आगे जो प्रश्न आपके सामने है उसमें कहा जा रहा है कि पाठ के आधार पर प्रसंग स्पष्ट करें। इसमें क के अंतर्गत एक सवाल है कि अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं और उन पर लाठियां और गोलियां चलाते हैं। ये जो पंक्ति दी गई है इसका प्रसंग स्पष्ट करना है। तो इसके जवाब में लिखेंगे कि 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिए अपने ऐतिहासिक भाषण में जयप्रकाश नारायण ने सरकार की आलोचना करते हुए उक्त बातें कही थी। यह उस समय का प्रसंग है जब एक पुलिस अधिकारी कहता है कि उसने सुना है कि यदि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो शायद बिहार जल गया होता। तब जयप्रकाश सोचते हैं सारा कुछ उनके लिए क्यों होता है। जयप्रकाश के नेतृत्व में होने वाली सभा और प्रदर्शन में आने वालों को
उस समय न केवल जगह जगह रोका जा रहा था, बल्कि उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा था, उन पर लाठियां बरसाई जा रही थी और गोलियां चलाई जा रही थी। सरकार की दमनकारी नीति केवल अनैतिक ही नहीं, यह अलोकतांत्रिक भी था। चूँकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी को शांतिपूर्ण सभा और विरोध करने का अधिकार है। यदि सरकार उसे रोकती है, वह उस सरकार के निकम्मेपन और नीचता का प्रतीक है। अगली जो पंक्ति है उसमें कहा जा रहा है कि व्यक्ति से नहीं, हमें नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। तो इसके जवाब में लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण द्वारा दिए गए भाषण से संबंधित पाठ संपूर्ण क्रांति से ली गई है। अपने भाषण में जयप्रकाश नारायण ने बताया है कि उनके आंदोलन के समय कुछ मित्रों की इच्छा थी कि उनमें और इंदिरा गांधी में सुलह हो जाए। इसी के संदर्भ में उन्होंने कहा था कि उनका किसी के साथ कोई व्यक्तिगत झगड़ा या मनमुटाव नहीं है, वे तो बस सरकार की गलत नीति और गलत सिद्धांतों का सैद्धांतिक आधार पर विरोध करते हैं और उनका यह विरोध जारी रहेगा। गलत करने वाला चाहे कोई भी क्यों न हो, पर वे विरोध करेंगे। क्लियर? आगे जो प्रश्न दिए गए हैं आपके सामने, कहा जा रहा है कि बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है। तो जवाब में आप लिखेंगे, जयप्रकाश ने अपने भाषण में नेहरू और बापू की विशेषताओं का भी उल्लेख किया है। उन्होंने बताया है कि वे कभी कभी बापू की बातों से सहमत नहीं होने पर उनके सामने ही कह देते थे कि वे उनकी बातों को नहीं मानते हैं। जेपी की असहमति वाली बातों को बापू कभी बुरा नहीं मानते। उनकी असहमति का बुरा मानने की जगह वे बाद में जेपी को बुलाकर प्रेम से समझाने का प्रयास करते। बापू की यही बात उनकी महानता को दर्शाता है। नेहरू के संबंध में भी जयप्रकाश ने लगभग ऐसा ही कुछ कहा है। उन्होंने बताया है कि नेहरू भी उन्हें बहुत मानते थे और वे भी उनका आदर करते थे, लेकिन किसी किसी मुद्दे पर वे उनकी आलोचना भी करते थे। लेकिन जवाहरलाल का यह बड़प्पन था कि जयप्रकाश की आलोचना का उन्होंने कभी बुरा नहीं माना। जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीतियों से जयप्रकाश कभी भी सहमत नहीं थे। इन्हीं कारणों से अक्सर वे नेहरू की आलोचना करते थे। अर्थात जेपी और नेहरू में मतभेद विदेश नीतियों को लेकर था। क्लियर? आगे एक प्रश्न है कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? क्या आप जेपी से सहमत हैं? इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे? तो जवाब में लिखा जा सकता है, जेपी की माने तो भ्रष्टाचार का मूल कारण सरकार की गलत नीति है, जिसकी वजह से सामान्य लोगों का बिना रिश्वत का काम नहीं होता। जेपी के इस विचार से असहमति का कोई कारण नहीं है, अर्थात हम उनके विचारों से पूरी तरह सहमत हैं। सरकार की गलत नीतियों और अकर्मण्यता के कारण ही समाज में भ्रष्टाचार पल्लवित पुष्पित हो रहा है। हर काम के लिए सरकारी कार्यालयों में लोगों को रिश्वत देना पड़ता है। भ्रष्टाचार केवल सामान्य सरकारी दफ्तरों में ही नहीं, इसके प्रभाव क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य के जैसे जरूरी संस्थाएं भी आ गई हैं, जिसके कारण गरीब, नौजवान सभी का जीवन बर्बाद हो रहा है। सभी का भविष्य अंधेरे में है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो ऐसी नीतियों का निर्माण करे जो न केवल जन कल्याणकारी हो, बल्कि उससे भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाया जा सके। क्लियर? आगे है कि दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है? तो जवाब में लिखेंगे, दल विहीन लोकतंत्र वास्तव में सर्वोदय के विचार का मूल सिद्धांत है, जिसमें ग्राम सभाओं के माध्यम से प्रतिनिधित्व स्थापित करना सर्वोत्तम माना गया है। मार्क्स और लेनिन के सिद्धांतों का उद्देश्य भी दल विहीन लोकतंत्र ही है। मार्क्स अथवा मार्क्सवाद की माने तो समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे समाज में स्टेटलेस सोसाइटी कायम होती चली जाएगी। इस तरह बनने वाले समाज में न केवल लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं होंगी, बल्कि उस समाज में लोकतंत्र का सही व सच्चा स्वरूप भी प्रकट होगा, जो निश्चय ही एक दलविहीन लोकतंत्र होगा। क्लियर? आगे संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं हैं? तो इसके जवाब में लिखेंगे, संघर्ष समितियों से जयप्रकाश की हालांकि कई अपेक्षाएं हैं, लेकिन उनमें जो प्रमुख हैं वे कुछ इस तरह हैं।
सभी संघर्ष समितियां मिलकर एक ऐसे उम्मीदवार को खड़ा कर जो सभी के लिए स्वीकार्य हो। अगला, गलत रास्ता चुनने वाले प्रतिनिधियों को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य करने का अधिकार मतदाताओं को हो। संघर्ष समितियां अपने को केवल सत्ता संघर्ष तक ही सीमित न करें, समाज के अन्य क्षेत्रों में भी होने वाले अन्याय और गलत नीतियों के विरुद्ध भी संघर्ष करे आदि। अब इसके 9वें नंबर के सवाल को देखें तो उसमें कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण के इस भाषण से आप अपना सबसे प्रिय अंश चुनें और बताएं कि वह सबसे अधिक प्रभावी क्यों लगा। तो इसके जवाब में आप लिख सकते हैं, या फिर इस पाठ के अंत में जो दूसरे नंबर के प्रश्न दिए गए हैं उसके जवाब को भी आप लिख दें तो इसका आंसर हो जाएगा, लगभग एक जैसा है। तो चलिए देखते हैं इसका जवाब और क्या हो सकता है या कैसे इसको लिखें। तो हम लिखेंगे जयप्रकाश नारायण ने अपने भाषण में अपने अमेरिका प्रवास का भी जिक्र किया है। उनके भाषण का यही अंश मुझे सर्वाधिक प्रभावित करने वाला है, ऐसा आप लिखेंगे। उन्होंने अपने उस ऐतिहासिक भाषण में बताया है कि वे बिहार विद्यापीठ से परीक्षा पास करने के उपरांत बचपन में सत्यदेव के भाषण से प्रभावित हो वे आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। एक सामान्य परिवार के होने के कारण अपनी ज़रूरतों के लिए वे वहाँ के बागानों, कारखानों और अन्य या उन कारखानों में भी काम किया जहाँ जानवरों को मारा जाता था। कई बार फुर्सत के समय वे रेस्तरां और होटलों में न केवल वेटर का काम किया बल्कि वहाँ बर्तन भी धोए। इससे वे इतना कमा लेते कि 2-4 विद्यार्थी सस्ते में महीने भर खा पी लेते थे। कई सालों तक एक ही रजाई में सभी विद्यार्थी के साथ वे सोकर पढ़ते थे। बीए पास करने के पश्चात स्कॉलरशिप मिलने और असिस्टेंट हो जाने के बाद ट्यूटोरियल क्लास मिलने से उनकी मुश्किलें थोड़ी कम हुई। अमेरिका प्रवास के समय का उनका यह संघर्ष और लगन सर्वाधिक प्रभावित करती हैं। क्लियर? आगे है कि चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश जी के प्रमुख सुझाव क्या हैं, उन सुझावों से आप कितना सहमत हैं। तो जवाब में आप लिखेंगे कि चुनाव सुधार के संबंध में जयप्रकाश नारायण के निम्नलिखित विचार अथवा सुझाव थे। चुनाव पद्धतियों में को बदल दिया जाना चाहिए और इस पर होने वाले खर्चों को कम कर देना चाहिए या करना चाहिए। उम्मीदवारों का चयन आम मतदाताओं के द्वारा हो तथा प्रतिनिधियों के ऊपर मतदाताओं का अंकुश हो। संघर्ष समिति ग्राम सभाओं के माध्यम से आम राय के आधार पर सही उम्मीदवार का चयन करे तथा चुनाव की प्रक्रिया साफ हो, स्वच्छ हो। चुनाव में खर्चे को कम किया जाना चाहिए। जेपी का यह विचार अथवा सुझाव स्वागत योग्य है, लेकिन सुझाव के अनुरूप प्रतिनिधियों का स्वच्छ अथवा निष्पक्ष चुनाव हो सकना या चुनाव नहीं हो सकता है। अतः जयप्रकाश नारायण के उपयुक्त सुझावों से आंशिक तौर पर ही सहमत हुआ जा सकता है। क्लियर? आगे, दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था। तो जवाब में लिखेंगे जिस दिन दिनकर जी का निधन हुआ था उस दिन वे इंडियन एक्सप्रेस के मालिक रामनाथ गोयनका के घर मेहमान थे। रात के समय उन्हें दिल का दौरा पड़ा। 3 मिनट के अंदर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। वहां सभी प्रकार की व्यवस्थाएं भी थी और सभी डॉक्टर भी उपस्थित थे। बावजूद इसके उन्हें नहीं बचाया जा सका, उनका निधन हो गया। दिनकर जी के निधन के दिन ही जेपी उनसे रामनाथ गोयनका के घर पर मिले थे। क्लियर? तो ये थे 12वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 में संकलित प्रश्नों के कुछ संभावित उत्तर। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इसे अपने मित्रों तक शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। आप सब देखते रहें हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।